Hello everyone, how are you? I hope all of you are highly energetic, highly hopeful and very good. This side, I am Priyanka Saxena and I'll be telling you indirect taxation. Indirect taxation के अंदर currently hottest topic है GST, Goods and Services Tax, जिसका आज हम introduction start करेंगे. आइएगा बेटा, जीएसटी एक बहुत ही लॉजिकल लॉ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, जिसके अंदर हर प्रोविजन के पीछे एक कारण है. अगर हम उस कारण को, उस लॉजिक को अच्छे से समझ लें तो इस लॉ को हम बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, इसके प्रोविजंस बहुत आसानी से याद कर लेंगे और इसको इंटरप्रेट या अप्लाई करने में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आइएगा समझते हैं इस लॉ को. जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सरकार ने इंट्रोड्यूस किया ऑन 1 जुलाई 2017. इस पर्टिकुलर डेट को हम जीएसटी की अपॉइंटेड डेट भी कहते हैं. वो डेट जब जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था, अपॉइंट हुआ था. इस पर्टिकुलर दिन से पहले जब जीएसटी नहीं लगा करता था, उन दिनों इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर कुछ और लॉ हुआ करते थे. जैसे कि एक लॉ हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी, which was a tax on मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. ये लॉ कहता था इंडिया में कोई भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, तो उस पर हम एक टैक्स लगाएंगे इन द नेम ऑफ एक्साइज ड्यूटी. एक दूसरा लॉ हुआ करता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, which was chargeable. It was a tax on interstate sale of goods. इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? जहां पे सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाए. इसके अलावा एक और लॉ होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. ये टैक्स चार्ज होता था ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स. इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? जहां पे सामान सेम स्टेट के अंदर बेचा जाता था. यानी मान लीजिए सामान यूपी के लखनऊ इलाके से यूपी के ही नोएडा रीजन के अंदर बेचा जा रहा है. हम कहते हैं बेटा यूपी में ही लखनऊ से सामान यूपी के नोएडा रीजन में बेचा जा रहा है, तो यानी बिक्री जो है सेम स्टेट के अंदर हो रही है. ऐसी सेम स्टेट की बिक्री को हम इंट्रा स्टेट सेल कहते थे और इस पे वैट लगाते थे. हाउएवर अगर यूपी से सामान केरला भेजा जा रहा है, केरला बेचा जा रहा है, तो सर उस सिचुएशन में ये इंटर स्टेट सेल हो जाती थी और इस पर हम सीएसटी को चार्ज करते थे. इज दैट क्लियर? इसके अलावा सर्विस टैक्स हुआ करता था जो सर्विसेज के लिए लगाया जाता था. नाम से ही क्लियर था सर. इट वाज अ टैक्स ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. जब भी आप कोई सर्विसेज इंडिया में केटर करते थे, प्रोवाइड करते थे, तो उस पर सर्विस टैक्स लगता था. सर्विसेज का मतलब होता था विच आर इंटेंजिबल, जनरली विच आर इंटेंजिबल इन नेचर. तो अगर इंटेंजिबल थी तो सर उस सिचुएशन में हम उसको सर्विस टैक्स के अंदर कवर करते थे, और अगर टेंजिबल नेचर के गुड्स होते थे तो उनको हम उनके बनने पर एक्साइज, इंटरस्टेट बिकने पर सीएसटी और इंट्रास्टेट बिकने पर वैट लगाते थे. ठीक है. इसके अलावा और भी छुटपुट टैक्स होते थे, और एक टैक्स होता था कस्टम्स ड्यूटी. ये कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इंडिया में बाहर से किसी गुड्स का आना या इंडिया से बाहर किसी गुड्स का जाना, इंडिया से बाहर गुड्स जा रहे थे एक्सपोर्टेशन, या बाहर से इंडिया गुड्स आ रहे थे इंपोर्टेशन, उस पर ये टैक्स चार्ज किया जाता है इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी. अब सर कस्टम ड्यूटी के लिए
इन्होंने यहाँ पे बाइफरकेशन की। ये जो कस्टम ड्यूटी है, इट इज एन इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स का मतलब है सर पूरी दुनिया में ये लगाया जाता है। इंटरनेशनली एक बॉडी है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ऑर्गन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा WTO। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर की ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है और इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सारी यूएन मेंबर कंट्रीज को बोल रखा है, जितनी भी कंट्रीज यूएनओ की मेंबर हैं उनको बोल रखा है कि कभी भी आपकी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री से माल इंपोर्ट होता है और उससे आपके लोकल मैन्युफैक्चरर को नुकसान होता है। यानी मान लीजिए इंडिया में एक लोकल मैन्युफैक्चरर है वीडियोकॉन, और सर वीडियोकॉन टेलीविजन सेट बना के बेच रहा है 20,000 का, और इसी सिचुएशन में बाहर से फॉरेन कंपनी सोनी कंपनी भी ऐसा ही सिमिलर टेलीविजन बना के इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही है, यानी इंडिया में ये माल इंपोर्ट हो रहा है 20,000 पे। तो बताइए, आपको नहीं लगता अगर इंडिया में सेम टीवी 20,000 का और बाहर से ऐसा ही टीवी 20,000 का आ रहा है तो इंडियन बायर इंपोर्टेड गुड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उनके गुड्स को ज्यादा खरीदेगा, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी। डिमांड गिरी तो सर हमारे यहाँ काम कम होगा, काम कम होगा तो हमारे यहाँ जो काम है, जो एम्प्लॉइज है उनको रिट्रेंच किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। इसके चलते हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कमाई के जरिए कम होंगे और बचा कुचा जो भी रेवेन्यू है, जो भी कैश है, वो कैश आउटफ्लो की फॉर्म में दूसरी कंट्री को चला जाएगा जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं। तो यूएनओ ने कहा, WTO ने कहा कि हर कंट्री अपने लोकल मैन्युफैक्चरर, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बचाए रखने के लिए हमेशा एक टैक्स चार्ज कर सकती है बाहर से आने वाले गुड्स पे, इंपोर्टेड गुड्स पे, इन द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब मान लीजिए बाहर से आने वाले टीवी पे हम 100% की कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, जिसके चलते 20,000 के टीवी पे 20,000 की ड्यूटी है एंड फाइनली जो मार्केट का प्राइस निकल के आ रहा है वो 40,000 रुपए है। तो अब बताइए, इंडियन बायर वीडियोकॉन का टीवी खरीदना प्रेफर करेगा जो लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है 20,000 रुपीज में, या वैसा ही प्रोडक्ट इंपोर्टेड आ रहा है 40,000 में, वो खरीदना प्रेफर करेगा? सर जनरली जब दुगना दाम हो जाएगा इंपोर्टेड गुड्स का तो आम आदमी, मिडिल क्लास स्पेसिफिकली, सर इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीदेगा। फिर वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कम कर देगा। सर उसमें भी कुछ शौकीन लोग होंगे, वो खरीदते रहेंगे, बट इसमें हम ट्रेडिंग को रोक नहीं सकते। ग्लोबली यूएनओ की ट्रीटी है जो कहता है हर कंट्री एक दूसरे को एनकरेज करेगा। तो बाहर से गुड्स का आना तो इंडिया में, बाहर से गुड्स का इंडिया में बिकना तो बैन नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से आप महंगा कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग इंपोर्टेड गुड्स ना खरीद के इंडियन गुड्स को खरीदे। और ये लॉ सिर्फ इंडिया पे ही एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ दुनिया भर की हर उस कंट्री पे लागू है जो कंट्री यूएनओ की मेंबर है। और क्योंकि सर ये इंटरनेशनल लॉ है, ये इंटरनेशनल टैक्स है विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ ग्लोब, देयरफॉर इसका जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है। यानी इंडिया में जीएसटी आने के बावजूद भी कस्टम कभी खत्म नहीं हुआ, कस्टम आज भी वैसा के वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे पहले हुआ करता था, सब्जेक्ट टू लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशंस जिनको हम आगे देखेंगे। यानी कस्टम बीइंग एन इंटरनेशनल टैक्स हैज नॉट बीन abolished even if GST has been introduced in India covering all the indirect taxes in general। इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें मेजॉरिटी इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया है जीएसटी ने, बट उसके अंदर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती। और उसका आप रीजन समझ पा रहे हैं, उसका रीजन सिंपली क्या है सर? उसका रीजन है इट इज एन इंटरनेशनल टैक्स, देयरफॉर उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ
इस लॉ को वैसा का वैसा ही अप्लाई करेंगे जैसा दुनिया भर में लागू होता है, ठीक है। However, कस्टम्स के अलावा जितने मेजरली इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको सबस्यूम कर लिया, मर्ज कर दिया गया अंडर अ फ्रेश टैक्स इन द नेम ऑफ GST, जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इस नाम से ही बहुत हद तक क्लियर है कि सर चाहे आप गुड्स बनाओ, चाहे आप गुड्स बना के बेचो, चाहे वो बिक्री इंटरस्टेट में हो या वो बिक्री इंट्रास्टेट में हो, हमेशा एक ही टैक्स चार्ज किया जाएगा इन द नेम ऑफ GST। एंड साथ साथ आप गुड्स के साथ सर्विसेज भी ले लीजिए तो भी उन पे आपको एक ही टैक्स चार्ज किया जाएगा इन द नेम ऑफ GST। क्लियर सर? लेकिन क्या GST आने की वजह से पुराने सारे लॉस खत्म हो गए? ना सर, GST 2 आर्टिकल्स पे स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया गया ड्यू टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल amendments, constitutional restrictions, constitutional responsibilities। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके चलते GST shall not be chargeable on alcohol। so, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो अल्कोहल की टैक्स की चार्ज करने की पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। वो कहते हैं सर अल्कोहल के सिनेरियो में किसी भी हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती। उसका मेनली कारण है सर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक सोवरेन कंट्री है जहां पर हर कल्चर, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल फ्रीडम दी जाती है। सरकार कहती है सर हम किसी भी रिलीजन को कहीं पे भी बंदिश नहीं डालेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं होगी, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो सर हर स्टेट का जो कल्चर है वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। अब मान लीजिए इंडिया में एक स्टेट आया गुजरात, विच इज हाईली कंजर्वेटिव, और उसी के नियर बाय एक और रीजन आ गया गोवा, विच यू ऑलरेडी नो, विच इज हाईली ओपन माइंडेड। सर अब गुजरात में अल्कोहल को सरकार ने बैन कर दिया। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के पास गुजरात की लेडीज आती हैं और कहती हैं सरकार दुहाई हो, ये जो अल्कोहल है ना कृपया करके हमारे यहाँ बैन कर दीजिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड लोग अल्कोहल पी के आते हैं और हमारी बहुत धुनाई करते हैं। तो अगर आपको वोट चाहिए तो प्लीज हमारे लिए अल्कोहल को बंद कर दीजिए। अब मोदी जी इन लेडीज की प्रॉब्लम सुनते हैं और मान लीजिए वो अल्कोहल बैन कर देते हैं, तो बताइए मोदी बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो सर वो पूरी की पूरी इंडिया पे लागू होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अल्कोहल बैन किया तो पूरी इंडिया में अल्कोहल बैन हो जाएगा, और सर अगर पूरी इंडिया में अल्कोहल बैन हो गया तो अल्टीमेटली और स्टेट्स को और एरियाज को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए अल्कोहल बैन होते हुए सबसे पहले प्रॉब्लम हुई गोवा को। सर गोवा के अंदर बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं, पारसी कल्चर मेनली वहाँ पे ओरिएंटेड है। तो सर उनके कल्चर में क्या होता है, वहाँ पे एक फ्रूट होता है जिस फ्रूट का जूस निकाल के उसको फर्मेंट किया जाता है, बासा किया जाता है, पुराना किया जाता है, और जैसे ही वो जूस पुराना होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल की शेप में, जिसको हम वहाँ पे फेनी कहते हैं। अब फेनी जो है उनके अकॉर्डिंगली बहुत न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, जहाँ पे सुबह सुबह उठते ही बच्चों तक को भी ये पिला दी जाती है। अब मान लीजिए ऐसा कल्चर जहाँ पे अल्कोहल लेना बहुत आम बात है, उसमें अगर सरकार अल्कोहल बैन कर दे तो इन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगी।
सर ये तो इमीडिएटली हंगामा मचा देंगे, ये कह देंगे सरकार हमें नहीं चाहिए आपकी सरकार, या तो सरकार बदलो या हमें अपना देश अलग करके दो, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया सेक्युलर है, हर बंदा अपने रिलीजन को अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकता है, और दूसरी तरफ इमीडिएटली आप हमारे कल्चर को बैन कर रहे हो, देयरफॉर हमें आपके साथ नहीं रहना। तो सर डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रीजन्स के कल्चरल डिफरेंस होने के कारण हमारे सेक्युलरिज्म पे सवाल उठ सकता है। तो सरकार ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये बात लिख दी कि सर क्योंकि इंडिया हैव डिफरेंट कल्चर्स, देयरफॉर टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन दीज कल्चरल डिफरेंसेस, हम चाहते हैं जितने कल्चर है उन कल्चर के डिफरेंसेस का आपस में रिलेशन अच्छा बना रहे, शांतिपूर्वक बना रहे, देयरफॉर हम इस लॉ बनाने की पावर को, इस अल्कोहल पे लॉ बनाने की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से लेके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब गुजरात गवर्नमेंट चाहे तो अल्कोहल को बैन कर दे, गुजरात अल्कोहल को बैन करती है तो वो अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ गुजरात की टेरिटरी के अंदर बैन होगा, बाहर वो बैन नहीं होगा। और गोवा गवर्नमेंट चाहे तो अल्कोहल को टैक्स फ्री कर दे, सर गोवा के लोग वहां पे ऑलरेडी बहुत खुश हो जाएंगे टैक्स फ्री करते, तो गोवा गवर्नमेंट चाहे तो अल्कोहल को टैक्स फ्री कर दे, उससे गुजरात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द बेसिक रीजन इज दैट कि टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट कल्चर्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, द लॉ ऑफ मेकिंग or the power of making law on alcohol has been delegated to state government instead of central government. अल्कोहल पे लॉ बनाने की पावर ही इन्होंने परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट को दे दी इंस्टेड ऑफ सेंट्रल, और क्योंकि सेंट्रल के पास इसकी पावर नहीं है, देयरफॉर ये आइटम जीएसटी के अंदर कवर हो ही नहीं सकता। क्लियर है बेटा? आगे सर अल्कोहल के अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ और आइटम्स को भी कवर किया। उन्होंने कहा 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोल की कुछ कैटेगरीज हैं, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल्स एंड सो ऑन। उसमें 5 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए उन्होंने कहा सर इनको भी हम जीएसटी के अंदर चार्ज नहीं करेंगे। और क्योंकि ये 2 आइटम्स जीएसटी के अंदर कवर नहीं हुए, देयरफॉर जीएसटी में इनको नाम दिया गया नॉन टैक्सेबल गुड्स, वो गुड्स जो जीएसटी के अंदर टैक्स नहीं होते। तो मैम अगर ये आइटम जीएसटी में नहीं है तो इसका मतलब क्या कोई इस पर टैक्स ही नहीं लगता? ना सर, ये आइटम जीएसटी में कवर नहीं है, लेकिन ये आइटम्स पे टैक्स तो जरूर लगेगा। और कौन सा टैक्स लगेगा? जो ऑलरेडी जीएसटी से पहले चलता आ रहा है। यानी अल्कोहल के बनने पर, अल्कोहल के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिकने पर, या अल्कोहल के एक स्टेट के अंदर अंदर बिकने पर एक्साइज, सीएसटी और वैट एज इट इज लग जाएगा। यानी आज भी बताइए, आज भी क्या एक्साइज एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल है या नहीं? लॉ मेकर कहता है यस, बिल्कुल है। हाउएवर इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है ओनली अप टू फ्यू आर्टिकल्स सच एज अल्कोहल एंड 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है सर, वो कह रहा है जो 5 तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे और अल्कोहल जिस पे जीएसटी लागू नहीं हुआ, उस पे आज भी पुराने लॉज एप्लीकेबल है एज इट इज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्योंकि आज भी ये पुराने लॉज एप्लीकेबल है, यानी ये अभी तक इंडिया से एबॉलिश नहीं हुए हैं, ऑल्दो उनकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड हो गई है अप टू फ्यू आर्टिकल्स। साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा कि सर ये पुराने जितने भी आइटम्स हैं इनमें से हम एक आइटम और लेंगे, दैट इज टोबैको, तंबाकू। और तंबाकू पे भी पुराने सारे टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे। यानी तंबाकू की आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होगी, तंबाकू को आप इंटर स्टेट सेल में बेचोगे तो आपको सीएसटी देना होगा, तंबाकू को आप इंट्रा स्टेट में बेचोगे विद इन सेम स्टेट तो आपको उसके ऊपर वैट भी पे करना पड़ेगा।
तो क्या मैम टोबैको यहां से एक्सक्लूड हो गया है? ना, टोबैको इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी के अंदर भी कवर हो जाएगा। यानी सरकार ने कहा कि सर टोबैको पे तो हम पुराने सारे टैक्सेस भी लगाएंगे जो चले आ रहे हैं, एक्साइज, सीएसटी और वैट के, और साथ साथ इस पे हम जीएसटी को भी चार्ज करेंगे। मैम ऐसा क्यों? तो सुनिएगा। सर टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे लाखों करोड़ों लोग हर साल मर रहे हैं। सर हाईली इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत जो भी ले रहा है उसको कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, अप टू अ पीरियड कुछ ना कुछ उनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसको बैन नहीं कर पा रही। उसका कारण है सरकार का मैक्सिमम रेवेन्यू टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है। अगर सरकार टोबैको को बैन कर देगी तो उसका मेजॉरिटी रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, और सरकार के मुताबिक अगर उनका रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा तो वो देश की तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर भले देश की तरक्की की बात हो या अपनी तरक्की की, सरकार ने ये कह दिया सर तंबाकू को हम कभी बैन नहीं करने वाले, क्योंकि इससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। हाँ, ऑल्दो तंबाकू से हेल्थ इश्यूज आते हैं तो हम आपको ऑटोमेटिकली कुछ उसके अंदर स्टैट्यूटरी वार्निंग लगा के देंगे, कुछ तस्वीरें देंगे, उसमें कुछ लॉज बना देंगे कि 18 साल से कम बच्चों को मत बेचिए, जब बेचिए तो उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स ऐसी डेंजरस लगा दीजिए, नीचे स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दीजिए कि देखिए अगर आप पिएंगे तो आपको ऐसी बीमारी हो सकती है, आपको डेथ मर सकते हैं आप जल्दी, एंड ऑल दोज थिंग्स। बट फिर भी बताइए, जो पीने वाला है, जो नशा करने वाला है, उसको क्या उस फोटोज से या स्टैट्यूटरी वार्निंग से कुछ लेना देना है? नहीं। अब सरकार कहती है सर टोबैको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है इसलिए हम बैन नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि अगर हम रेवेन्यू के लिए टोबैको को बैन कर ही नहीं रहे तो क्यों ना टोबैको पे अच्छे से ही रेवेन्यू रिकवर कर लिया जाए। और अच्छे से रेवेन्यू रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, भाई साहब जब टोबैको बनेगा तो एक्साइज ड्यूटी, बना हुआ टोबैको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो सीएसटी, फिर वो प्रोडक्ट वहीं पे सेम स्टेट के अंदर बिकेगा तो उस पर वैट भी देना, और इन सारी स्टेजेस पे एक्साइज, सीएसटी और वैट के साथ साथ आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। और इसको हम डबल टैक्सेशन नहीं मानेंगे क्योंकि ये सारे टैक्सेस अलग अलग एक्ट में चार्ज हो रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ डबल टैक्सेशन सिर्फ तब होता है जब एक ही के एक्ट के अंदर एक बार से ज्यादा टैक्स लग रहा है। अगर आप अलग अलग एक्ट में एक ही आइटम पे डिफरेंट टैक्सेस लगा रहे हैं तो वो डबल टैक्सेशन नहीं है, फिर तो वो सारे टैक्सेस आपके सेलिंग प्राइस के अंदर जुड़ते जा रहे हैं। और सरकार कह रही है देखिए टोबैको पे इतने सारे टैक्सेस लगाने का पर्पस है, हम ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो टोबैको का प्राइस महंगा होता जाएगा, और हमारे अकॉर्डिंगली जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटती है। ठीक है, so tobacco is the product upon which all the existing laws, previous laws such as excise, VAT shall be chargeable along with GST. क्लियर बेटा? आगे मैम जीएसटी और किस पे लगता है? उन्होंने कहा सर ऑल गुड्स, जितने भी गुड्स है उन सब पे जीएसटी लगता है इंक्लूडिंग टोबैको। ठीक है, टोबैको मिला के जितने भी गुड्स है एक्सेप्ट अल्कोहल एंड 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे जीएसटी लगेगा, उन सबको हम जीएसटी के पर्पस के लिए टैक्सेबल गुड्स मान लेंगे। क्लियर है बेटा? आगे अब मैम जीएसटी और किस पे लगेगा? सर जीएसटी गुड्स पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ सर्विसेज पे भी लगाया जाएगा। मैम सर्विसेज में भी क्या कोई नॉन टैक्सेबल सर्विसेज है? नहीं, उन्होंने कहा सर जीएसटी सारी की सारी सर्विसेज पे लगाया जाएगा, यानी यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। और यहां पे एक्सेप्शन नहीं है इसका मतलब सारी सर्विसेज पे जीएसटी लागू हो गया है, और जब सारी सर्विसेज पे जीएसटी लागू हो चुका है तो इसका मतलब आज की डेट में सर्विस टैक्स इंडिया से एबॉलिश हो चुका होगा। क्यों?
क्योंकि सर सर्विसेज पे जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स लगता था और जीएसटी आने के बाद उन्होंने कहा सब सर्विस पे जीएसटी चार्ज होगा। तो सर अब पुराना जो सर्विस टैक्स के लॉज हैं वो इंडिया से पूरे के पूरे तरह से एबॉलिश हो चुके हैं। अब सारी सर्विसेज पे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी चार्ज हो रहा है। यानी सर 3 लॉज में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया, रादर मैं कहूँ 4 लॉज में कोई बदलाव नहीं आया। पहला, कस्टम्स में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्स था। दूसरा, एक्साइज, सीएसटी, वैट, इन 3 लॉज में कोई बदलाव नहीं आया। सब्जेक्ट टू दे शैल बी एप्लीकेबल टू अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यानी अगर इसी बात को मैं फटाफट से रिकैप करूं तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूं कि सर जीएसटी आने के बाद, पोस्ट जीएसटी आने के बाद सारे के सारे लॉस को जीएसटी ने कवर कर लिया एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पे जीएसटी कवर नहीं कर पाया, जीएसटी उसको सब्स्यूम नहीं कर पाया। हाँ, ऑल्दो जीएसटी का थोड़ा सा इम्पैक्ट कस्टम में जरूर आएगा जिसको हम आगे चल के देखेंगे, बट जीएसटी आने की वजह से कस्टम को खत्म नहीं किया गया बिकॉज कस्टम्स इज एन इंटरनेशनल लॉ विच इज एप्लीकेबल टू all of the countries globally। therefore Indian law के changes में चलते आप internationally कोई बदलाव as such नहीं कर सकते। दूसरा, सर जो आपका जीएसटी है वो 2 आइटम्स पे यानी टेक्निकली सारे गुड्स पे एप्लीकेबल होगा और सारी सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा, बट 2 आइटम्स के अंदर वो लागू नहीं होगा। वन इज अल्कोहल एंड दूसरा 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको हम नाम देंगे नॉन टैक्सेबल गुड्स। और ये जो नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं इन पे हम जितने भी प्रीवियस लॉज हैं यानी एक्साइज, सीएसटी और वैट एज इट इज अप्लाई करते रहेंगे। और तो और यहाँ पे एक डिफरेंट आर्टिकल हो जाएगा टोबैको जो जीएसटी के अंदर भी आएगा और साथ साथ आपके पुराने लॉज में भी कवर होगा। और क्योंकि ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है तो इसमें से हमें मैक्सिमम रेवेन्यू लेना ही लेना है। इसका प्राइस इतने टैक्सेस रखने के बाद बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, अच्छा है। जितना इसका प्राइस बढ़ेगा उतना हमारा मानना है कंजम्पशन कम ही होगी, तो हमें कंजम्पशन कम कराने की कोशिश करनी है क्योंकि इंजूरियस आइटम है, बट पैरेलली हम उसका रेवेन्यू कम नहीं कर सकते बिकॉज मेजॉरिटी इनकम गवर्नमेंट की यहाँ से क्रिएट हो रही है। इज दैट क्लियर? और जितने आइटम्स जीएसटी के अंदर कवर नहीं हो रहे उनको हम नॉन टैक्सेबल गुड्स कहेंगे, ऑल्दो सर्विसेज सारी की सारी जीएसटी के अंदर आ जाएंगी। देयरफॉर पुराना सर्विस टैक्स जो है वो इंडिया से एबॉलिश हो चुका है। क्लियर बेटा यहां तक की बात? आगे समझिएगा। अब आपने बहुत टाइम से सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कहा गया, दोनों की आपस में डिस्कशन हुई कि भाई साहब तुम जितने भी टैक्सेस कमाते हो और हम जितने भी टैक्सेस कमा रहे हैं सबको इकट्ठा मिला के एक टैक्स बना देते हैं जीएसटी के नाम से। बट आपने सुना होगा कि ये बहुत सालों से पाइपलाइन के अंदर चला आ रहा था, काफी सालों से डिस्कशन चल रही थी जीएसटी को लागू करने की, बट हर बार कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आ जाते थे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती थी जिनके चलते ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाया। अब दिक्कतें क्या थी उनका थोड़ा सा बेसिक रीजन समझने की कोशिश करते हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती है जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनकी जितनी भी कलेक्शन थी वो जाती थी सेंट्रल के पास। हाउएवर स्टेट के पास कलेक्शन आती थी सीएसटी वैट की, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स की कलेक्शन स्टेट के पास आती थी। अब सेंट्रल और स्टेट आपस में बैठे और सेंट्रल ने स्टेट को कहा कि भाई साहब हम जितना कमा रहे हैं और तुम जितना कमा रहे हो दोनों को एक डिब्बे में इकट्ठा करते हैं और उन सबको नाम दे देते हैं जीएसटी का, और फिर ये जो जीएसटी की कलेक्शन आएगी उसको हम दोनों बांट लेते हैं। अब स्टेट ने पूछा सेंट्रल से कि भाई साहब कितना कितना बांटेंगे, तो रेशियो में डिस्प्यूट चलता रहा। इनिशियली
सेंट्रल ने बोला देखिए सर हम तो सेंट्रल है, हमें तो पूरी कंट्री का ध्यान रखना है इंक्लूडिंग योर स्टेट ऑल्सो, तो सर हमें तो थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू दे दीजिएगा 70% का, और जो 30% होगा वो आप ले लीजिएगा। स्टेट ने कहा सर ऐसे कैसे, आप 2 टैक्सेस छोड़ रहे हो, हम भी तो 2 टैक्सेस छोड़ रहे हैं, हम क्यों 30% ले, हम आपसे कम क्यों ले, हमें तो बराबर बराबर चाहिए। सेंट्रल इस बात पे राजी नहीं हुई और ये डिस्प्यूट काफी सालों तक पेंडिंग रहा, जिसके चलते जीएसटी जो पाइपलाइन में थी वो अप्लाई नहीं हो पाई। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को कह दिया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए आपको जीएसटी लागू करना ही करना है। अब अगर जीएसटी लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है तो आप सर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लीजिए और स्टेट गवर्नमेंट जिस बात पे राजी हो उस बात पे आप रजामंदी दे दीजिए। यानी मोदी सरकार ने कहा फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई साहब अब चाहे कुछ हो जाए आपको इंडिया में जीएसटी लागू करना ही पड़ेगा। और इसके चलते अरुण जेटली द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर दिस पावर proposed equal share with the central and state। उन्होंने कहा भाई साहब अब जितना भी जीएसटी का रेवेन्यू आएगा आज से हम फिक्स करते हैं दोनों आधा आधा मिल बांट के खाएंगे। 100 रुपए का आएगा जीएसटी, 50 तेरा 50 मेरा। 18 रुपए का आएगा जीएसटी, 9 रुपए तेरा 9 रुपए मेरा। इसमें अब कोई भी दो राय नहीं होगी कि किसी भी केस में किसी भी सिचुएशन में जीएसटी का शेयर किसी भी सरकार के पास थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं जाएगा। हर सिनेरियो में ये जीएसटी 50-50% बढ़ता जाएगा। यानी जीएसटी का आज से फर्स्ट थंब रूल निकल के आया कि एनी टाइप ऑफ जीएसटी शैल बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जब सेंट्रल 50-50 के लिए राजी हो गई तो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रजामंदी दे दी। वहां पे ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के अंदर पास हुए और जीएसटी को लागू करने की बात चल पड़ी। लेकिन स्टेट को अभी भी थोड़ा सा डर था। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल को कहा सर हम 50-50 के लिए मान तो गए हैं, लेकिन क्या हो अगर 50% मिलने के बाद भी मेरा रेवेन्यू कम हो जाए। सर हो सकता है मेरे सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से रेवेन्यू ज्यादा आता था और आपके एक्साइज और सर्विस टैक्स से कम आता था, तो मिल बांट के खाने के चक्कर में मेरी कमाई कम हो जाए। सर यानी समझिएगा वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है सर अगर हम मान ले कि जीएसटी लगने से पहले हमारा स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था 28,000 करोड़ का और जीएसटी लगने के बाद पोस्ट जीएसटी हमारा रेवेन्यू रह गया 23,000 करोड़ का, तो सर ये जो डिफरेंस है 5,000 करोड़ का हम इसकी भरपाई कहां से करेंगे। आप तो हमें खड़े खड़े झटका दे दोगे, हमारे तो सर फिक्स्ड खर्चे हैं। अगर हमारा रेवेन्यू कम हो गया तो हम कहां से लेके आएंगे, क्योंकि एक बार हमने रजामंदी दे दी और आपने पूरी इंडिया में जीएसटी लागू कर दिया, तो अब ये जीएसटी वापस हटने वाला नहीं है। और आप तो हमारी रजामंदी लेके इसको 100% लागू कर दोगे, बट हमारा रेवेन्यू कम हो गया तो हम किसके पास जाएंगे। तो भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट का जो डाउट था, जो उनकी परेशानी थी, वो जायज थी। ये परेशानी लेके जेटली साहब पहुंचे मोदी जी के पास और कहते हैं सर अब क्या करें, ये दिक्कत आ गई है। तो मोदी ने फिर से कहा जेटली को भाई साहब कुछ भी हो जाए जीएसटी तो आपको लागू करना ही पड़ेगा। फिर इसके लिए आपको जो संभव पॉसिबिलिटीज दिखे उनको आप लागू कर दीजिए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट शांत हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए। हमें मेन पर्पस है जीएसटी को लागू करना। जेटली साहब ने बहुत कैलकुलेशन की, बहुत दिमाग लगाया और कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि सर कभी भी अगर आपको ऐसा डेफिसिट दिखे, आपको दिखे कि जीएसटी आने के बाद आपका रेवेन्यू कम हो गया है, तो सर हम उस पैसे की आपको भरपाई कर देंगे, हम वो डेफिसिट आपको कंपनसेट करके देंगे। ये हम लिखत में कह रहे हैं।
स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कहां से दोगे, अपने 50% से दोगे क्या हमें? सेंट्रल ने कहा खबरदार, मेरे शेयर की तरफ देखना नहीं, मेरा पैसा मेरा है भाई साहब, मुझे उसको अपनी तरक्की में लगाना है, अपने देश की तरक्की में लगाना है, इस रेवेन्यू के ऊपर बिल्कुल नजर मत डालिएगा। तो स्टेट ने कहा सर अगर हम इस रेवेन्यू पे नहीं डालें नजर तो आप कहां से हमें इकट्ठा करके दोगे ये पैसा? तो जेटली साहब ने कहा कि सर ये जो डेफिसिट है ना, हम इतना आपको वादा कर रहे हैं कि देंगे। और वो कैसे देंगे? थ्रू चार्जिंग अनदर टैक्स इन द नेम ऑफ कंपनसेशन सेस। उन्होंने कहा सर हम एक टैक्स और इंट्रोड्यूस कर देंगे इन द नेम ऑफ कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस लोगों से रिकवर करेंगे और उससे आपको पैसा इकट्ठा करके आपके डेफिसिट की भरपाई करेंगे। स्टेट ने कहा सर एक तरफ आप कह रहे हो वन नेशन वन टैक्स, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करके जीएसटी लाओ, और दूसरी तरफ जीएसटी को लागू करने के लिए आप दो टैक्सेस बनाते जा रहे हो। तो जेटली ने कहा शांत रहिए, ये जो सेस है ना हम हर किसी से नहीं लेंगे, हम ये सेस सिर्फ और सिर्फ चार्ज करेंगे ऑन लग्जूरियस गुड्स। यानी पहली बात तो ये सेस किसी भी सर्विस पे नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये सेस सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स पे लगेगा जिनका लग्जूरियस नेचर है, लाइक डायमंड्स। अब सर डायमंड्स कौन खरीदेगा? जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। एसयूवी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऑडी खरीद रहे हैं सर 40 लाख की, 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीद रहे हैं। तो कोई बंदा अगर 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीद सकता है तो उससे अगर हम 28% जीएसटी ले तो क्या बहुत ज्यादा उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो जेटली ने कहा कि सर जेटली साहब बोले हम ये सेस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से लेंगे जिनकी खरीदने की क्षमता ज्यादा है, जो रईस लोग हैं, जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं। भाई साहब खड़े खड़े 1 करोड़ दे सकते हैं सिर्फ गाड़ी खरीदने के लिए, यानी उनके पास 1 करोड़ सरप्लस पड़ा है अपनी बेसिक जरूरत पूरी करने के बाद। तो उन लोगों से ये टैक्स चार्ज किया जाएगा, आम आदमी से ये टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सर कोई छोटी गाड़ी खरीद रहा है, कोई नैनो खरीद रहा है 10 साल की कलेक्शन, 10 साल की कमाई को जोड़ के, सर उस पे हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें उसके पैसों की वक्त पता है। उसने 10 सालों में ये पैसा जोड़ा है एक छोटी सी गाड़ी लेने के लिए, तो उसके ऊपर ये सेस चार्ज नहीं किया जाएगा। लॉजिकल इनफ? सर लॉजिकली इन्होंने किसको टारगेट किया? हायर परचेजिंग इनकम ग्रुप को, हायर परचेजिंग पावर ग्रुप को, और इससे शायद उनको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम उन लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लेके आपके डेफिसिट की भरपाई कर देंगे। जब सरकार ने ये 2 वादे कर दिए, पहला वादा सर 50% आपको मिलेगा हर जीएसटी का, और दूसरा वादा जितना डेफिसिट होगा वो कंपनसेट किया जाएगा। जब सेंट्रल ने ये 2 वादे कर दिए तो फाइनली स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गई, और फिर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी रजामंदी दे दी, अपना अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद जीएसटी को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो जीएसटी लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रॉमिसेस किए? सर पहला प्रॉमिस हुआ कि जितना भी रेवेन्यू है जीएसटी का वो 50-50% सेंट्रल और स्टेट में बटेगा। और दूसरा, सर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि पोस्ट जीएसटी उनका कुछ डेफिसिट आया है तो उस डेफिसिट को हम हर हालत में कंपनसेट करके देंगे थ्रू कंपनसेशन सेस व्हिच इज चार्जेबल ऑन लग्जूरियस गुड्स। महंगे आइटम्स पे ये सेस चार्ज करके आपकी भरपाई कर देंगे। जैसे ही सरकार ने ये 2 प्रॉमिस कर दिए 50% देने के और डेफिसिट को कंपनसेट करने के, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योर हो गया एंड फाइनली अप्रूवल दे दिया गया जीएसटी को पूरी इंडिया में लागू करने के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए, जैसे ही बेटा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आपसी सहमति हो गई कि हाँ भाई जो भी जीएसटी लगेगा वो हम 50-50% शेयर करेंगे, तो अगला सवाल उठा कि सेंट्रल जीएसटी का 50% शेयर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा, किसके साथ बांटेगा? सर डिस्प्यूट उठा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए जहां पे सेलर बैठा है,
या जहां पे बायर बैठा है। तो उसके लिए लॉ मेकर ने एक नया कंसेप्ट ड्राफ्ट किया जो पुराने लॉ में नहीं हुआ करता था। जीएसटी में लॉ मेकर ने कहा कि सर हम इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मानेंगे। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? सर जहां पे कंज्यूमर बैठा होगा, जहां पे डेस्टिनेशन होगी, वहां पे हम इस टैक्स को बांट देंगे, उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम इस टैक्स को शेयर करेंगे। तो मैम इससे पहले क्या हुआ करता था? तो बेटा जीएसटी आने से पहले जो पुराना लॉ हुआ करता था उसका बेस कुछ और था। जैसे जीएसटी आने से पहले सीएसटी हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? सर जहां पे सेल की ओरिजिन हुई उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये शेयर होता था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक सेलर है, वो लोकेटेड है दिल्ली में, और एक बायर है जो लोकेटेड है आसाम में। अब सेलर दिल्ली से माल बेचता था, आसाम यहां से सेल करता था, और दिल्ली से आसाम माल बेचते वक्त इन सामान पे, इस सेल पे वो सीएसटी चार्ज करता था, सेल्स टैक्स चार्ज करता था, मान लीजिए 2% से 2 रुपए। और ये 2 रुपए सेलर अपनी सरकार को देता था। ये जो सीएसटी था ये स्टेट लेवल का टैक्स होता था, यानी इसकी कलेक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी। तो सेलर जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो दिल्ली गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर देता था, सेल्स टैक्स पे कर देता था, जिसका बर्डन शिफ्ट होता था बायर पे लोकेटेड इन आसाम। हाउएवर जीएसटी में लॉ मेकर ने कहा कि सर अगर सेलर दिल्ली का है और बायर आसाम का है, कट कर दिए, नीचे कुछ आवाज हुई थी ना, कट कर देगा बाद में। हाउएवर बेटा जीएसटी में लॉ मेकर ने कहा कि सेलर जो दिल्ली का है, अगर वो आसाम के बायर को माल बेच रहा है तो सर दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स जाना थोड़ा गलत हो जाएगा। सर ये जो जीएसटी है ये है तो इनडायरेक्ट टैक्स, यानी भले ही इसको पे करेगी सेलर, ओरिजिन पे किया जाएगा, लेकिन इसका बर्डन किस पे शिफ्ट होगा? सर इसका बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट होगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही क्या होता है? वो टैक्स जो गवर्नमेंट तक जा रहा है एक पर्सन द्वारा, लेकिन जिसका बर्डन, जिसकी जिम्मेवारी शिफ्ट हो रही है कंज्यूमर पे। यानी सेलर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वो टैक्स किससे रिकवर कर लेगा? सर ऑब्वियस सी बात है वो बायर से टैक्स रिकवर करेगा। तो अल्टीमेटली इस टैक्स का बर्डन किस पे गया? सर बायर पे गया। क्योंकि इस इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बायर पे शिफ्ट हो रहा है तो लॉ मेकर ने कहा सर जहां पे बायर लोकेटेड है उसकी सरकार को ये हिस्सा मिलना चाहिए, ना कि सेलर की गवर्नमेंट को। यानी बायर कहाँ का है? आसाम का। तो सर आसाम गवर्नमेंट को ये हिस्सा मिलना चाहिए। आसाम गवर्नमेंट शैल बी एलिजिबल टू रिसीव 50% ऑफ जीएसटी पेड।
भाई सिंपल सी बात है, जब कंज्यूमर पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है तो कंज्यूमर ने जो टैक्स दिया उसका पैसे का अधिकार उसकी स्टेट गवर्नमेंट को है, क्योंकि उस स्टेट गवर्नमेंट की वजह से कंज्यूमर इस काबिल हुआ, उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पैसा खर्च कर सके। फिर ऑब्वियसली उसने काम किया होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की होगी, जिसके चलते उसने ये रेवेन्यू क्रिएट किया जिसमें से वो पैसा खर्च कर रहा है इंक्लूडिंग टैक्स। देयरफॉर इसके टैक्स का हिस्सा हम उसकी स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। यानी पुराने लॉ में क्या हो रहा था सर, पुराने लॉ में हम दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे, यानी जहां पे ओरिजिन था सेल का, जहां से सेलर बैठा हुआ था, वहां पे हम टैक्स की भरपाई करते थे, उस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता था। हावेवर जीएसटी में कहा कि सर बायर जहां पे बैठा है उसकी स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा मिलना चाहिए, यानी ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स रहेगा, जहां पे कंज्यूमर बैठा हुआ है उस सरकार को हमें इसका बेनिफिट, उसका हिस्सा देना चाहिए। अब सवाल ये उठा कि सर है तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स ही, यानी पे तो ओरिजिन पे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। सर जहां पे ओरिजिन था वहीं पे ओरिजिनेटर को, सेलर को बोल दिया जाता था टैक्स पे कर दो, और ऐसा ही जीएसटी में होगा सर, जहां पे ओरिजिन है वहां सेलर को बोला जाएगा टैक्स पे कर दो। लेकिन सर सेलर तो दिल्ली में बैठा हुआ है और आप दिल्ली के सेलर को कह रहे हो कि आसाम गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, तो ये कैसे संभव है? दिल्ली का सेलर तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली के सेलर का रिकॉर्ड आसाम गवर्नमेंट के पास तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आसाम गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करे? तो इसके लिए जीएसटी के अंदर एक नया कंसेप्ट इनकलकेट किया गया, जिसमें सरकार ने कहा कि कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी, इंटर स्टेट सेल या सप्लाई होगी, तो उस पर हम सेलर से ओरिजिन पे एक टैक्स पे कराएंगे इन द नेम ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेलर पे कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि भाई सेंट्रल तो पूरी इंडिया में यूनिफॉर्म है, तो सेलर किसी भी स्टेट में बैठा हो वो पूरा का पूरा जीएसटी आईजीएसटी के नाम से पे कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 50% रिटेन करेगी जो उसका हिस्सा था, और बैलेंस 50% फॉरवर्ड कर देगी टू दैट स्टेट गवर्नमेंट वेयर एंड यूजर इज लोकेटेड। जहां पे एंड यूजर लोकेटेड होगा, यानी जहां पे कंजम्पशन होगी, यानी जहां पे सरकार मानेगी कि डेस्टिनेशन है। अब ये डेस्टिनेशन कैसे निकालेंगे इसको हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट मानेगी कि डेस्टिनेशन है उस स्टेट गवर्नमेंट को ये हिस्सा दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी अब सेंट्रल का रोल आया, जिसमें सेंट्रल को बोला गया कि सर हम आपको पूरा जीएसटी पे कर रहे हैं आईजीएसटी के नाम से, विच इज एन एग्रीगेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इन दोनों को आप रखिए, अपना हिस्सा उसमें से निकाल दीजिएगा और बैलेंस 50% उस सरकार को ट्रांसफर कर दीजिएगा जहां पे कंज्यूमर बैठा हुआ है, जहां पे कंजम्पशन है। और ये कैसे आपको ढूंढना है, इसके लिए हम आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाएंगे, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें इतना समझना जरूरी है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहां पे हम उस स्टेट गवर्नमेंट को इसका 50% हिस्सा देंगे जहां पे कंज्यूमर बैठा है, जहां पे कंजम्पशन हुई है, जहां पे डेस्टिनेशन हुई है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन को हम नाम देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसको हम आगे चल के कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जनरली जीएसटी और प्रीवियस लॉ के अंदर क्या डिफरेंस है? GST is a consumption based tax and other laws prior to GST was origin based tax। वहाँ पे जहाँ पे सेलर बैठा होता था, ओरिजिनेटर बैठा होता था, वहीं पे हम GST पे करवा देते थे। हाउएवर यहाँ पर GST के अंदर जहाँ पे सेलर बैठा है, सप्लायर बैठा है, देना तो उसे ही है GST अभी भी, लेकिन
ये टैक्स का हिस्सा उस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जहां पे कंजम्पशन हुई है, जहां पे डेस्टिनेशन है, जहां पे कंज्यूमर लोकेटेड है। और क्योंकि सेलर अलग स्टेट में बैठा है और बायर अलग स्टेट में, तो सर सेलर को बोल दिया जाएगा आप सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 50% निकाल के बाकी उस स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगी जहां पे कंजम्पशन हुई है। और कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, उसको हम कुछ रिटर्न्स फाइल के द्वारा डिटरमिन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब जीएसटी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज हुई, कुछ टर्म्स जो थी वो चेंज हुई। जैसे पुराने लॉ में एक्साइज के अंदर जब हम एक्साइज लेते थे तो एक्साइज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आता था जिस पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती थी, या प्रोडक्शन। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों के अंदर टैक्स लगता था सेल्स पे। सर्विस टैक्स के अंदर टैक्स लगता था ऑन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विच आर जनरली ऑफ इंटेंजिबल नेचर। अब मैन्युफैक्चरिंग के वक्त वो किसको ओरिजिनेटर मानते थे? मैन्युफैक्चरर को, कि भाई कोई मैन्युफैक्चरर बायर को माल बना के बेच रहा है तो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि वो एक्साइज ड्यूटी पे करे। या सेल्स टैक्स में टर्म आती थी सेलर, कि सेलर की जिम्मेदारी है कि वो जब पीछे से माल खरीद के आगे बेच रहा है तो वो सीएसटी या वैट पे करे। या सर्विस टैक्स के अंदर वर्ड आता था सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस प्रोवाइडर जब सर्विसेज सर्विस रिसीवर को देता था तब उस वक्त सर्विस प्रोवाइडर पे जिम्मेदारी आती थी कि आप सर्विस टैक्स पे करो। ठीक है, लेकिन भाई साहब ये एक्साइज और सीएसटी वैट तो गुड्स पे लग रहे थे और सर्विस टैक्स सर्विस पे लग रहा था, बट जीएसटी के अंदर तो गुड्स और सर्विसेज दोनों ले लिए गए। सर जब एक ही एक्ट के अंदर सारे आइटम्स आ गए तो हमें वर्ड ऑफ एक्शन भी कॉमन लेना जरूरी था, नहीं तो हर किसी को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इस लॉ को पढ़ते वक्त। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सर ये जो पहले वर्ड ऑफ एक्शंस थे यानी वर्ब्स थे कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगेगी, सेल पे सीएसटी वैट, या सर्विस प्रोवाइड होने पे सर्विस रेंडर होने पे सर्विस टैक्स लगेगा, इन सारी टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं विद अनदर टर्म नोन एज सप्लाई। यानी उन्होंने सारी प्रीवियस टर्म्स जो पुराने लॉ में टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी उन सबको रिप्लेस कर दिया विद अ न्यू टर्म नोन एज सप्लाई। और उन्होंने कहा कि सर अब चाहे आप गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचो, या आप गुड्स पीछे से खरीद के बेचो, या आप सर्विसेज रेंडर करो, प्रोवाइड करो, हम सबके लिए एक ही नाम यूज करेंगे, सप्लाई। वो चाहे सप्लाई गुड्स का हो या सर्विसेज का, सबके लिए एक ही टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, सप्लाई। यानी सप्लाई जो है हमारा वर्ब है, हमारा वर्ड ऑफ एक्शन है, एंड इट शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है? ये वो घटना है जिसके घटने पर जीएसटी शैल बिकम चार्जेबल, लेविड हो जाएगा, चार्जेबिलिटी आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली जब सारी टर्म्स को उन्होंने रिड्यूस करके, उन्होंने शॉर्ट डाउन करके सप्लाई में कन्वर्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात थी यहाँ पे जो असेसीज थे जिनसे टैक्स लिया जा रहा था उनके नाम को भी रिप्लेस कर दिया गया। उन्होंने कहा सर कोई मैन्युफैक्चरर हो जो गुड्स बना के बेच रहा है, कोई सेलर हो जो गुड्स खरीद के बेच रहा है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर हो जो सर्विसेज दे रहा है, इन सब को आज से हम नाम देंगे सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है। और जिसको भी दे रहे हैं, बायर को, सर्विस रिसीवर को, यानी सिंपल सी बात कंज्यूमर को,
उन सब को हम नाम देंगे रिसिपिएंट। क्या नाम देंगे? रिसिपिएंट। तो सर जो लोग भी असेसी हैं, यानी जो भी ओरिजिन पे बैठे हुए हैं, वो सप्लायर हो गए। जिनको सप्लाई दी जा रही है उनको हमने नाम दे दिया रिसिपिएंट। अब से सप्लायर को मैं बुलाऊंगी शॉर्ट में एस और रिसिपिएंट को मैं शॉर्ट में बेटा बुलाऊंगी आर। ठीक है, आज से ध्यान रखिएगा रिसिपिएंट कौन। हम एक छोटा सा थंब रूल बना रहे हैं। सर रिसिपिएंट वो जो पे करता है, हर वो बंदा जो सप्लायर को पे कर रहा है वो हमारे लिए रिसिपिएंट होगा। किसको पे करता है? जो पे करता है टू सप्लायर फॉर सप्लाई। गुड्स या सर्विसेज मिलने पर जो भी पेमेंट सप्लायर को जा रही है, वो पेमेंट जिस बंदे के द्वारा जा रही है वो हमारे लिए रिसिपिएंट होगा, और वो बंदा जिसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की वो हमारे लिए सप्लायर होगा। यानी जीएसटी के अंदर हम 3 नई टर्म्स लेके आए। पहली टर्म टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? सप्लाई। इट कैन बी ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। कौन देगा सप्लाई? सप्लायर। किसको दी जाएगी? रिसिपिएंट को। फिर वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग करो, सेल करो, सर्विस प्रोवाइड करो, आप मैन्युफैक्चरर हो, सेलर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, जीएसटी के अंदर आपको असेसीज को बुलाया जाएगा सप्लायर के नाम से, और वर्ड ऑफ एक्शन को हम नाम देंगे सप्लाई का। ठीक है बेटा, यहां तक की बात एकदम क्लियर। पहले एक बार यहां तक की बात को समझिएगा। हमने क्या पढ़ा? हमने कहा बेटा गवर्नमेंट ने स्टेट को कन्वेंस किया कि दोनों मिलके अपने सारे पुराने टैक्सेस सरेंडर करके एक नया टैक्स बनाते हैं इन द नेम ऑफ जीएसटी, और ये जीएसटी हम दोनों मिलके आधा आधा बांटेंगे। जो भी जीएसटी आएगा उस पर 50-50% शेयर किया जाएगा, और ये 50% शेयर करने के साथ साथ कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि उसका रेवेन्यू कम हुआ है जीएसटी आने के बाद, तो उस डेफिसिट को सेंट्रल कंपनसेट करके देगी थ्रू कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल ऑन लग्जूरियस गुड्स। दूसरा सवाल, सेंट्रल और स्टेट दोनों 50-50% शेयर करेंगे, तो ये 50-50% शेयर किस बेस पे होगा? उन्होंने कहा सर ये 50% शेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। यानी अनलाइक प्रीवियस लॉज में ये टैक्स जाता था सेलर गवर्नमेंट को, जहाँ पे सेलर बैठा होता था, बट अब जीएसटी के अंदर उन्होंने कह दिया सर ये भले ही जनरली सेलर पे करेगा, ओरिजिन पे टैक्स पे होगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है जनरली। कुछ केसेस में हम देखेंगे रिसिपिएंट भी लायबल होगा, जिसको हम रिवर्स चार्ज कहेंगे, बट दैट विल सी लेटर। अभी हम कह रहे हैं जनरली सर ये टैक्स पे करेगा ओरिजिन पे सप्लायर यानी सेलर। और ये पे कैसे करेगा? सर उन्होंने कहा अगर कोई इंट्रास्टेट सप्लाई होगी तो ये पे कर देगा जीएसटी इन द नेम ऑफ आईजीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 50% रिटेन करेगी और बाकी फॉरवर्ड कर देगी उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे कंजम्पशन है, डेस्टिनेशन है, जिसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसको भी हम आगे निकालना सीखेंगे। अब हमने ये देखा सप्लाई हमारा टैक्सेबल इवेंट है जिसपे सप्लायर को जनरली जीएसटी पे करना होगा। हाउएवर हम कुछ आगे चल के केसेस देखेंगे जहां पे सप्लायर के बजाय रिसिपिएंट को जीएसटी देना होगा, जिसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे, आरसीएम, बट दैट विल सी लेटर। अभी हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि जनरली मेजॉरिटी केसेस में सप्लायर को जहां पे सप्लाई का ओरिजिन हुआ है वहीं पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ऑल्दो जीएसटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसका बर्डन आगे कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। ठीक है, चलिए तो इस बात को अब हम कंक्लूड करते हैं। जरा हम कहते हैं सर जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, और सप्लाई को अगर बेसिक मीनिंग समझें तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विसेज की आप लेन देन करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हो या
आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड करते हो, तो दोनों ही सूरतों में उसको हम सप्लाई बोलेंगे। और इस सप्लाई को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट देते हैं, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा, वो सप्लाई जहां पे सप्लायर भी उसी स्टेट में बैठा है जहां पे रिसिपिएंट यानी बायर बैठा है। मान लीजिए एक सेलर है दिल्ली में और वो दिल्ली के ही बायर को गुड्स सेल करता है, तो सर ये हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई बन गई। और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जीएसटी किसे के पे करना है, सर सप्लायर को पे करना है। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को देना है इसका हिस्सा, सर उस स्टेट गवर्नमेंट को देना है जहां पे कंज्यूमर बैठा है। अब सर कंज्यूमर दिल्ली में बैठा है तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा मिलना चाहिए, और सप्लायर भी दिल्ली में बैठा है जिसे टैक्स देना है, तो सप्लायर को कहा भाई साहब आप डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दो। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से दिमाग में बताइए। सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको पे जनरली हम ओरिजिन पे करेंगे, सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को, लेकिन उस जीएसटी का 50% हिस्सा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, सर उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पे कंज्यूमर बैठा है। तो सर अगर सप्लायर और रेसिपिएंट यानी सेलर और कंज्यूमर बायर दोनों के दोनों, सेलर और बायर दोनों के दोनों एक ही स्टेट में बैठे हैं, तो सेलर को बोल दिया भाई साहब आप तो दिल्ली गवर्नमेंट को जानते हो ना, आप तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो और आपका बायर भी दिल्ली का ही है, तो जो भी जीएसटी जाना है उसका 50% दिल्ली गवर्नमेंट को, आप सरकार को जाना है, और रिमेनिंग 50% मोदी सरकार को जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोनों जीएसटी साथ साथ पे कर दो, उनको आधा आधा बांट के। यानी सप्लायर को कहा आप ही जितना जीएसटी बनता है, 100 रुपए का प्रोडक्ट था उस पर जनरली 18% के हिसाब से 18 रुपए का जीएसटी था, इस 18 का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, मोदी सरकार को दे दो सीजीएसटी के नाम से, और रिमेनिंग 50% स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, दिल्ली गवर्नमेंट, जहां पे कंज्यूमर लोकेटेड है। कंज्यूमर लोकेटेड है उस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, और सप्लायर भी इस बार यहीं पे लोकेटेड है, यानी वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ही रजिस्टर्ड है, तो उसको कहा आप दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली 50% जीएसटी पे कर दो। सिंपल सी बात। लेकिन अगर सप्लाई इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब क्या है, सर जहां पे सप्लायर बैठा है एक स्टेट में और रिसिपिएंट यानी बायर बैठा है किसी दूसरे स्टेट में, तो सर जनरली जीएसटी पे कौन करता है, वो बंदा जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसको हम कहते हैं एसएससी। तो जनरली एसएससी कौन होगा, सप्लायर, पे तो सप्लायर को करना है, लेकिन उस जीएसटी का 50% शेयर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जहां पे कंज्यूमर बैठा है। अब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा सेलर रजिस्टर्ड है, सेलर को बोला जीएसटी पे करो, लेकिन इसका 50% पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा। अब दिल्ली का रजिस्टर्ड सप्लायर क्या पंजाब गवर्नमेंट को जानता होगा, सर पंजाब गवर्नमेंट के अकाउंट्स में दिल्ली का सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट को पैसे कैसे पे करें। तो उन्होंने यहाँ पे एक नया कंसेप्ट क्रिएट कर दिया, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई साहब आप तो ना पूरा का पूरा टैक्स दे दो आईजीएसटी के नाम से, इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से, विच इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा होगा 50-50%, लेकिन क्योंकि बायर, कंज्यूमर, डेस्टिनेशन कोई दूसरा स्टेट है और सप्लायर को जीएसटी पे करना है बीइंग एन एसएससी एट ओरिजिन, तो सप्लायर को बोला आप पूरा का पूरा जीएसटी सेंट्रल को पे कर दो। आपने पूरा का पूरा जीएसटी इन द नेम ऑफ आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपना 50% रिटेन करके बैलेंस जो 50% है उस स्टेट गवर्नमेंट को दे दे जहां पे एंड यूजर लोकेटेड है, यानी जहां की डेस्टिनेशन है। सिंपल सी बात, ठीक है। सो एक बार यहां तक की बात क्विकली रिकैप कीजिए। हमने कहा जीएसटी गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। पुराने लॉ में गुड्स के लिए टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चरिंग या सेल होता था और सर्विसेज के लिए सर्विस प्रोवाइडेंस, लेकिन जीएसटी के अंदर क्योंकि दोनों टर्म्स आ गए तो सब टैक्सेबल इवेंट को एक कॉमन नाम दे दिया गया, ट्रांजैक्शन का सप्लाई।
उन्होंने कहा कोई भी गुड्स या सर्विसेज की अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो उसको आज से हम सप्लाई कहेंगे, और जो ये बंदा सप्लाई करेगा उसको सप्लायर कहेंगे, जिसको जनरली ओरिजिन पे जीएसटी पे करना होगा। बर्डन इस टैक्स का जाएगा रिसिपिएंट के ऊपर, और जीएसटी बीइंग अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जिस कंज्यूमर पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है उसकी स्टेट गवर्नमेंट को इसका 50% मिलेगा। Therefore, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों एक ही स्टेट में बैठे हुए हैं, यानी उनके बीच का सप्लाई इंट्रा स्टेट है, तो सप्लायर की जिम्मेदारी होगी कि 50-50% जीएसटी पहले ही दो नाम से बांट दे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हावेवर, अगर सप्लायर अलग स्टेट में और रिसिपिएंट अलग स्टेट में है, तो सप्लायर रिसिपिएंट के स्टेट गवर्नमेंट को नहीं एक्नॉलेज कर सकता, उनको पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। देयरफॉर सप्लायर पूरा का पूरा जीएसटी सेंट्रल को पे कर देगा इन द नेम ऑफ आईजीएसटी, और फिर सेंट्रल अपना 50% हिस्सा निकाल के रिमेनिंग बैलेंस 50% उस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी जहां पे आपका डेस्टिनेशन है, कंजम्पशन है या प्लेस ऑफ सप्लाई है, जिसको हम आगे निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां तक की बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं क्या कह सकती हूं, मैंने कहा जीएसटी ने सारे के सारे प्रीवियस, जनरली सारे के सारे प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया। उसमें उन्होंने, सेंट्रल ने स्टेट को 2 प्रॉमिसेस किए कि सर दोनों आधा आधा पैसा खाएंगे, दोनों 50-50% शेयर करेंगे। दूसरा प्रॉमिस किया कि कल को कोई भी स्टेट को कमी आई तो उसको हम कंपनसेट करके देंगे थ्रू कंपनसेशन सेस ऑन लग्जूरियस गुड्स। दूसरा सवाल उठा, ये 50-50% कैसे दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा सर 50% हम सेंट्रल को दे देंगे और रिमेनिंग 50% हम उस स्टेट गवर्नमेंट को देंगे जहाँ पे कंजम्पशन हुई है, डेस्टिनेशन हुई है। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको दिया जाएगा जहाँ पे कंजम्पशन हुई है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई जहाँ पे लेन देन एक ही स्टेट में हो रहा है, वहाँ पे सप्लायर जो उसी स्टेट में है और रिसिपिएंट जो उसी स्टेट में है, रिसिपिएंट के स्टेट को 50% जाना था, सप्लायर खुद ही उस स्टेट के अंदर है तो डायरेक्टली उसको एसजीएसटी के नाम से पे कर देगा और बैलेंस सीजीएसटी। हावेवर, अगर सप्लाई इंटर स्टेट है, सप्लायर रिसिपिएंट के स्टेट को नहीं जानता, तो सप्लायर शैल पे आईजीएसटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल उसमें से 50% हिस्सा निकाल के उस स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी जहाँ पे डेस्टिनेशन है। ठीक है जी, आगे सप्लाई यहाँ पे हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट बनी, जो भी लेन देन था, ये सप्लाई क्या होती है, इन सबको हम आगे देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, कि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि जीएसटी का स्ट्रक्चर ड्राफ्ट कैसे हुआ। उन्होंने कहा सर सप्लाई का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन जो गुड्स या सर्विसेज पे आप कर रहे हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन गुड्स की हो या सर्विसेज की हो। दूसरा उन्होंने कहा सर यहाँ पे जो बंदा सप्लाई करेगा उसको हम सप्लायर कहेंगे, और जिसको सप्लाई जा रही है वो रिसिपिएंट होगा। रिसिपिएंट हमारे लिए वो होगा जो पेमेंट करेगा सप्लायर को, और सप्लायर जनरली एज एन असेसी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। वो टैक्स या तो सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से पे होगा या आईजीएसटी के नाम से पे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए यहाँ तक की बात को एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं और कंक्लूड करते हैं आज के इंट्रोडक्शन को। हमने कहा कि सर अब से जीएसटी को मैं ब्रॉडली 9 चैप्टर्स में बांट देती हूं। जीएसटी को हम ब्रॉडली 9 चैप्टर्स में बांट देंगे। ये 9 टर्म्स हमारे लिए टेक्निकली इंपॉर्टेंट होंगी, जिनके पूरे होने पे हम जीएसटी की लायबिलिटी और कलेक्शन चेक करेंगे। मैं पूरे जीएसटी को 2 कैटेगरी में बांटती हूं। पहला चार्जेबिलिटी यानी लेविएबिलिटी, जो हमें बताएगा कि जीएसटी लगनी है या नहीं, और दूसरा हम काम देखेंगे प्रोसेसिंग का, कि वो जीएसटी कैसे और कब देनी होगी। ठीक है, पहला चार्जेबिलिटी के लिए हम लोग 5 टेस्ट बनाएंगे, जिसको आज से मैं कोड दूंगी जी साइट। जीएसटी की साइट पे जाना पड़ेगा, ये सिर्फ याद करने के लिए, इसका एग्जामिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। हमने कोड क्रिएट किया जी साइट। इस कोड के तहत हम कुछ फॉर्मुलेशंस, कुछ टेस्ट क्रिएट करेंगे। पहला टेस्ट होगा टेस्ट 1। आपको चेक करना होगा वेदर एन एक्टिविटी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और नॉट।
हम आगे चल के गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन करेंगे। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर दी गई है और सर्विसेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 के अंदर दी गई है। उन्होंने वहां पे कुछ इंक्लूजन्स कुछ एक्सक्लूजन्स बताए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास से समझना शुरू करेंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि सर गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में अगर कोई आइटम नहीं आता तो सर वो जीएसटी के स्कोप से बाहर चला जाएगा। जैसे हम देखेंगे बेटा, अभी मैंने आपको बिगनिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में कि अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा, तो सर वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है, वो इसके अंदर टैक्सेबल ही नहीं हो रहा, कवर ही नहीं हो रहा, देयरफॉर उसकी बिक्री भी हो जाए तब भी कोई जीएसटी नहीं लग सकता। लेकिन अगर कोई आइटम गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाता है तो अभी ये कहना मुश्किल है कि जीएसटी लगेगा या नहीं। अभी तो आपको दूसरे टेस्ट पे जाना पड़ेगा, जो दूसरा टेस्ट कहेगा कि वेदर देयर इज एन सप्लाई ऑफ देम और नॉट। सप्लाई का मतलब अभी हमने एक रफ आइडिया लिया, लेन देन, ट्रांजैक्शन होना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करके बेचना या खरीद के बेचना या कोई सर्विसेज देना। इसको हम बहुत डिटेल में आगे सेक्शन 7 और 8 में पढ़ेंगे। ये सेक्शन 7 और 8 CGST एक्ट का होगा, विच शैल बी ट्रीटेड एज मदर एक्ट ऑफ GST। मैं नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर समझाते वक्त आपको बताऊंगी डिफरेंट GST के अंदर लॉ बने, CGST, IGST, SGST। आपको एकेडमिकली CGST और IGST लेना है, बाकी SGST हर स्टेट का अलग अलग है, जिसके नॉर्मल प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम है, बट एज एन एकेडमिक प्रोफेशनल स्टूडेंट वी हैव टू गो थ्रू CGST एंड IGST एक्ट। तो CGST एक्ट का एक सेक्शन 7 और 8 है जो सप्लाई की ट्रीटमेंट हमें बताएगा कि सप्लाई क्या होता है। इसको हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना बात ध्यान रखिए कि सर हमने पहला देखा कोई एक्टिविटी गुड्स और सर्विस में आ रही है या नहीं, अगर आ रही है तो अगला देखो उसकी सप्लाई हुई या नहीं। अगर उसकी सप्लाई नहीं हुई, उसको आपने किसी को बेचा नहीं, खुद ही पर्सनली कंज्यूम कर लिया। मम्मी ने आटे से रोटी बनाई, मम्मी ने दाल से पकौड़ियाँ बनाई, तो सर मैन्युफैक्चरिंग हुई लेकिन उसे खुद ही घर में कंज्यूम कर लिया फैमिली मेंबर के साथ, तो सर फिर वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी, उस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मम्मी ने खाना बना के टिफिन सिस्टम के अंदर, टिफिन सर्विसेज के तहत उसको ऑफिसेज में, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस में बेचना शुरू कर दिया, तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन सप्लाई मानने से ये बात बिल्कुल तय नहीं होगी कि उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं। अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ गई तो आपको अगला टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा, टेस्ट नंबर 3, जो कहेगा कि अब आप चेक कीजिए कि ये सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट। यू हैव टू चेक वेदर सच सप्लाई इज इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इस इंटर और इंट्रा को हम IGST एक्ट के सेक्शंस में पढ़ेंगे, जहां पे मैं आपको सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 13 तक पढ़ाऊंगी। मैम यहाँ भी सेक्शन 7 है, यहाँ भी सेक्शन 7 है। सर यहाँ पे जो सेक्शन 7 है ये CGST एक्ट का है। हम देखेंगे सप्लाई का सेक्शन 7 किसका होगा, 7 और 8 CGST एक्ट का। लेकिन इंटर है या इंट्रा, इसके लिए हम डेस्टिनेशन निकालना सीखेंगे। डेस्टिनेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे और वो प्लेस ऑफ सप्लाई हमें सेक्शन 7 से 13 तक बताई जाएगी ऑफ IGST एक्ट। IGST एक्ट में हम इंटर इंट्रा के सेक्शंस को कवर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा, आपको ये चेक करना होगा वेदर सच सप्लाई इज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन और नॉट। और ये टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, इसको हम सेक्शन 22 और 24 ऑफ CGST एक्ट, जीएसटी के अंदर हम जितने भी सेक्शंस पढ़ेंगे वो CGST एक्ट के होंगे, एक्सेप्ट इंटर इंट्रा के प्रोविजंस को छोड़ के। इंटर इंट्रा में प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम IGST को रेफर करेंगे, उसका भी कारण है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऑल्दो उसके अलावा बाकी जितने भी प्रोविजंस होंगे वो मेनली CGST से उठाए जाएंगे, which shall be known as Mother Act of GST.
अब फोर्थ टेस्ट कह रहा है कि सर चेक करो ये जो इंटर या इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है ये किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा हो रही है या नहीं। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं इनको हम आगे देखेंगे। लॉ मेकर कहता है टैक्सेबल पर्सन वो है जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हर वो बंदा जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है वो हमारे लिए टैक्सेबल पर्सन है। और रजिस्ट्रेशन किस किस को कराना है इसके लिए हम सेक्शन 22, 23, 24 आगे पढ़ेंगे। जैसे वहां सेक्शन 22 में बोला गया था कि सर किसी का भी एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करा ले। और इस 20 लाख की लिमिट को अमेंड कर दिया गया ओवर द पीरियड। उन्होंने कहा सर अब अगर किसी का एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 40 लाख या से ऊपर है, पहले वो कह रहा था अगर किसी का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, एक्सीड कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब वो कह रहा है किसी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया, एग्जैक्ट 40 लाख की बात नहीं कर रहे, उससे ऊपर चला गया, एक्सीड कर गया, तो सर जिस दिन एक्सीड किया उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर अ प्रॉपर प्रोसीजर। और रजिस्ट्रेशन कराते ही आप टैक्सेबल पर्सन हो जाओगे। अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो ही आप पे जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल सर एक छोटी सी दुकान है, वो दुकानदार चॉकलेट बेचता है और उसका टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से नीचे है जो सेक्शन 22 में बताई गई है। वो चाहे पहले 20 लाख या अब 40 लाख है, उस थ्रेशहोल्ड लिमिट से नीचे का उसकी सालाना टर्नओवर है और वो चॉकलेट बेच रहा है। चॉकलेट गुड्स है, बेच रहा है, सप्लाई है, वो सेम ही स्टेट में बायर को बेच रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। लेकिन सर वो दुकानदार जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है बिकॉज इज टर्नओवर इज लेस देन द थ्रेशहोल्ड लिमिट, देयरफॉर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। और क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो उस दुकानदार को चॉकलेट बेचने पे कोई जीएसटी पे नहीं करनी। लेकिन अगर यही चॉकलेट बिग बाजार के मॉल से बिकती, जहां पर बिग बाजार का एनुअल टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर है, ये टर्नओवर कैसे निकालते हैं, क्या क्या लिमिट्स होती हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर उस लिमिट से आप ऊपर चले गए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्सेबल पर्सन माने जाओगे, और क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन हो देयरफॉर आपको जीएसटी देना पड़ेगा ऑन दैट सेल ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट इज अ गुड्स, सेल इज अ सप्लाई, और वो सप्लाई हो रही है इंट्रा स्टेट में, सेम स्टेट में, बाय टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अब जीएसटी देनी है या नहीं, इसके लिए आपको 5वां टेस्ट अप्लाई करना होगा। अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो जीएसटी नहीं लगनी, लेकिन अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो नेक्स्ट टेस्ट आपको लगाना होगा, जहां पे आपको चेक करना होगा दैट वेदर दे आर बीइंग कवर्ड अंडर एनी एग्जेम्पशन और नॉट। आपको चेक करना होगा कि जो सप्लाई आप कर रहे हो वो किसी एग्जेम्पशन में कवर हो रही है या नहीं। सरकार ने कुछ नोटिफिकेशंस दी, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 और नोटिफिकेशन नंबर 2/2017। इनमें कुछ गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया। 2/2017 में गुड्स की लिस्ट दी गई, 12/2017 में सर्विसेज की लिस्ट दी गई, और भी कुछ एडिशनल नोटिफिकेशंस डाली गई और कहा कि यहाँ पे जो हम स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इनकी भले ही सप्लाई भी क्यों ना हो, ये भले ही गुड्स की डेफिनेशन में क्यों ना आ रहे हो, इनकी सप्लाई भले ही किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा हो या ना हो, इन पे हम कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। यानी अगर आपकी सप्लाई किसी भी एग्जेम्पशन के अंदर कवर हो गई तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो एग्जेम्पशन के अंदर कवर नहीं हुई देन फाइनली यू कैन से दैट जीएसटी शैल बी चार्जेबल। यानी आपका टेस्ट 5 फॉर्मूलेज से होके गुजरेगा और उन फॉर्मूलेज को हमने कोड दिया जी साइड। जी से सबसे पहले आप देखेंगे वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं, फिर आप एस से देखेंगे उसका सप्लाई हुआ या नहीं।
अगर कोई आइटम गुड्स की सर्विस में नहीं आया था, गुड्स सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आया था, सप्लाई नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आया था तो एस से देखना सप्लाई हुआ या नहीं। अगर सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सप्लाई हुआ तो फिर आई से देखना वो इंटर है या इंट्रा। इंटर इंट्रा देखने की जरूरत क्यों है बेटा? क्योंकि हमें ये तय करना है अगर इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर है तो आईजीएसटी लगेगा। फिर जीएसआई, फिर टी से आपको देखना है वो सप्लाई किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा हुई या नहीं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर टैक्सेबल पर्सन द्वारा नहीं हुई तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हुई तो अगला टेस्ट आपको ई से देखना होगा वो किसी एग्जेम्पशन में आ रहा है या नहीं। अगर वो सप्लाई किसी एग्जेम्पशन के अंदर कवर हुई तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं हुई देन जीएसटी शैल बी चार्जेबल। ठीक है। फाइनली अब अगर जीएसटी लग रहा है, अगर जीएसटी लग रहा है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे, यानी अगर लेविएबिलिटी हो गई तो आपको प्रोसेस पर आना है। और प्रोसेस में हमने अगले 4 क्वेश्चंस बनाए। पहला क्वेश्चन कहेगा जीएसटी कितने अमाउंट पे दे, ऑन व्हाट अमाउंट जीएसटी शैल बी चार्जेबल। वो अमाउंट जिस पे जीएसटी लगेगा, यानी जीएसटी निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होगी। एक तो होगा टैक्सेबल वैल्यू और रेट। वो अमाउंट जिस पे जीएसटी निकालेंगे रेट से मल्टीप्लाई करके, उस अमाउंट को हम टैक्सेबल वैल्यू कहेंगे। और ये टैक्सेबल वैल्यू निकालना हम सीखेंगे सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद वैल्यूएशन रूल्स। सीजीएसटी के रूल्स है, उसमें कुछ वैल्यूएशन के रूल्स आएंगे, उन रूल्स को हम सेक्शन 15 के साथ पढ़ेंगे और ये टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। और ये जो टैक्सेबल वैल्यू निकालने का प्रोसेस होगा इसको हम नाम देंगे वैल्यूएशन। सवाल क्या है? जीएसटी कितने अमाउंट पे लगाएं? कितने अमाउंट पे लगाएंगे सर? एक पर्टिकुलर अमाउंट पे लगाएंगे जिसको हम टैक्सेबल वैल्यू कहेंगे। ये टैक्सेबल वैल्यू निकालने का तरीका सेक्शन 15 में और रूल्स में बताया गया है। वो तरीके को जब हम अप्लाई करेंगे तो इस प्रोसेस को जिसके तहत हम टैक्सेबल वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं उसको हम वैल्यूएशन कहेंगे। ठीक है। फर्दर अगला सवाल आएगा, हु शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी पे कौन करेगा? गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? तो सर वो बंदा जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसे हम बुलाते हैं असेसी। वो बंदा जिसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी होती है उसे हम बुलाते हैं असेसी। और जनरली सप्लायर ही होगा हमारा असेसी। इसको हम सेक्शन 9 के अंदर पढ़ेंगे ऑफ सीजीएसटी एक्ट। और सप्लायर जीएसटी पे कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम एनसीएम कहेंगे, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। देखेंगे आगे चल के इसे। नॉर्मल चार्ज का मतलब नॉर्मली सर सप्लायर को जीएसटी पे करनी होगी, लेकिन कुछ केसेस में हम रेसिपिएंट से भी जीएसटी पे कराएंगे और उस प्रोसेस को हम कहेंगे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस जिसमें चार्जेबिलिटी रिवर्स होके सप्लायर से रेसिपिएंट पे शिफ्ट हो रही है। वो कौन से केसेस होंगे उनको हम अगेन फर्दर असेसी के चैप्टर में आगे देखेंगे। फर्दर अगला सवाल होगा, ये जीएसटी असेसी किताबों में कंप्यूट कब करेगा? सर मैं डेली सर्विसेज दे रही हूँ तो मुझे क्या डेली जीएसटी निकालनी है? उन्होंने कहा नहीं, असेसी जीएसटी अपनी किताबों में एक पर्टिकुलर डे पे कंप्यूट करेगा जिस डे को हम नाम देंगे टाइम ऑफ सप्लाई। उस डे को हम क्या बुलाएंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। मैं शॉर्ट में टीओएस कहूंगी। इस टाइम ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए फर्दर कुछ सेक्शंस दिए गए सीजीएसटी एक्ट के अंदर, सेक्शन 12, 13 और 14, जिनको हम उनके चैप्टर में जाके देखेंगे। देन नेक्स्ट सवाल होगा, सर हमने देख लिया कितने अमाउंट पे निकलेगा, कब निकलेगा, कौन निकालेगा? जब असेसी ने टाइम ऑफ सप्लाई वाले दिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए जीएसटी किताबों में निकाल लिया तो अगला सवाल आएगा इसके लिए कब पेमेंट की जाए, गवर्नमेंट को कब पेमेंट की जाए और उसके क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे। तो इसके लिए हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स क्रिएट कर दिए जिनका हमने फॉर्मूला बनाया IIM RRRR IIM 4 times R। पहले आई में हम देखेंगे इनवॉइसेस। सर जीएसटी में कुछ इनवॉइसेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू करने होंगे।
फर्दर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, उस इनवॉइस के बेसिस पे पीछे दिए गए टैक्स का हम आपको आगे क्रेडिट अलाउ कर देंगे, कैसे होगा सब देखेंगे। तीसरा मैनर ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट जाएगी उसको आपको कैसे लेजर्स के द्वारा ई कैश, ई क्रेडिट, ई लाइबिलिटी में पे करना होगा, दैट वील सी लेटर। देन रजिस्ट्रेशन, आर से रजिस्ट्रेशन, असेसी को कब कब और किस प्रोसेस के थ्रू, कौन से डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना है। देन नेक्स्ट रिकॉर्ड्स, असेसी को कौन कौन सी किताबें मेंटेन करनी है जीएसटी के लिए। देन नेक्स्ट आर से रिटर्न्स, उसको क्या क्या रिटर्न्स, क्या क्या स्टेटमेंट्स बना के गवर्नमेंट को देनी है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट चेक कर सके कि जो भी आपने जीएसटी पे किया है, जो भी क्रेडिट आपने यूटिलाइज किया है वो सही है या नहीं। एंड देन लास्ट में हम आर से देखेंगे रिफंड। भाई अगर कभी किसी असेसी ने ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया तो उसको हम उसका पैसा रिफंड भी कर सकते हैं इफ एनी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस का मैं कोड बना दूंगी, वैट आई। ये सिर्फ कोडिंग है आपको याद करने के लिए, इसका लॉ से कुछ लेना देना नहीं है। यानी मैंने जीएसटी को खाली मात्र 9 शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। पहला वर्ड होगा जी साइट, दूसरा वर्ड होगा वैट आई। जी साइट वैट आई मैं कोड बोलूंगी और इनके अकॉर्डिंगली हम इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाके इनका डिटेल एनालिसिस करके पूरे जीएसटी को समझेंगे। एक बार यहाँ तक की बात क्विकली रिकैप करते हैं। हमने कहा बेटा जीएसटी क्यों लगाया गया, सेंट्रल ने स्टेट को कहा एक ही टैक्स कर देते हैं, जब सारी एक्टिविटीज पे एक टैक्स लगेगा तो कुछ क्रेडिट बेनिफिट वगैरह मिलेंगे, उसका एंटिसिपेशन हम आगे चल के करेंगे। लेकिन सेंट्रल ने भी अपने कुछ टैक्सेस त्यागे, एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड ऑल, और स्टेट ने भी अपने कुछ टैक्सेस त्यागे लाइक सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। सब टैक्सेस को एक जगह कन्वर्ट करके एक टैक्स क्रिएट कर दिया गया जीएसटी के नाम से, जिसको सरकार ने बोला सेंट्रल और स्टेट दोनों आधा आधा 50-50% शेयर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट वो 50% शेयर करेगी जहाँ पे कंज्यूमर लोकेटेड है, डेस्टिनेशन है, बिकॉज जीएसटी का बेसिक फंडा है दैट इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। और लॉजिकली भी सही है भैया, कंज्यूमर जिस स्टेट में बैठा है बर्डन उस पर शिफ्ट है, देयरफॉर उसकी कमाई का हिस्सा उसकी सरकार को मिलना चाहिए जिस सरकार ने उसको इस काबिल किया है पैसे खर्च करने के। नेक्स्ट, सेंट्रल ने स्टेट को 2 वादे किए कि सर हम 50-50% सारा जीएसटी शेयर करेंगे, और दूसरा कल को कभी भी जीएसटी आने की वजह से आपके रेवेन्यू में कुछ कमी आई तो हम उसको कंपनसेट करेंगे थ्रू कंपनसेशन सेस व्हिच शैल बी चार्जेबल ऑन लग्जूरियस गुड्स। थर्ड, स्टेट ने सेंट्रल से पूछा कि बताइए ये जो जीएसटी आप 50% कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली जहाँ पे कंज्यूमर बैठा है। तो टेक्निकली उन्होंने सारे आइटम्स को 2 एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कुछ भी खरीद बेच होगा, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी या तो इंट्रा स्टेट लेवल पे होंगी या इंटर स्टेट पे, बट हमने यहाँ पे खरीद बेच को या सर्विसेज देने को सबको एक कॉमन नाम दे दिया, सप्लाई। हमने कहा आप गुड्स बना के बेचो या गुड्स खरीद के बेचो या सर्विसेज दो, सबके लिए एक कॉमन टर्म रहेगी सप्लाई। जो सप्लाई करेगा वो सप्लायर और जिसको सप्लाई की जाएगी वो रिसिपिएंट जिसने पेमेंट की। जनरली सप्लायर को टैक्स पे करना होगा बट बर्डन जाएगा रिसिपिएंट पे, देयरफॉर रिसिपिएंट जहाँ का है उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये बटेगा। देयरफॉर सप्लाई को 2 एक्टिविटी में ट्रांसफर किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में उन्होंने कहा सर जीएसटी हमेशा 2 नाम से आधी आधी पहले ही बढ़ जाएगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी नाम से, बिकॉज सप्लायर भी वहीं का है, बायर भी वहीं का है, रिसिपिएंट भी वहीं का है। तो सप्लायर को बोल दिया आप डायरेक्टली 50% अपनी स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, सप्लायर एक स्टेट में है और रिसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, तो सप्लायर को कहा आप पूरा का पूरा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करो इन द नेम ऑफ आईजीएसटी, एंड फिर सेंट्रल की जिम्मेदारी होगी कि उसका 50% निकाल के रिमेनिंग उस 50% को उस स्टेट गवर्नमेंट को दे जहाँ पे एंड यूजर बेस्ड है, जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई है। देखेंगे ये सब कैसे निकलेगा। फर्दर लास्टली हमने एक कैटेगरी बना दी कि सर इन सप्लाईज पे जीएसटी वगैरह लगेगी, बट वो कैसे लगाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए हमने 9 टेस्ट बना लिए। हमने 2 कैटेगरी में उन 9 टेस्ट को बांटा। पहले 5 टेस्ट हम ले गए चार्जेबिलिटी में। चार्जेबिलिटी में वो हमें पहले 5 टेस्ट बताएगा, भाई साहब जब ये पांचों के पांचों टेस्ट सेटिस्फाई हो जाए तब आप जीएसटी लगाना। एंड देन अगले 4 क्वेश्चंस के अंदर, 4 चैप्टर्स के अंदर देखेंगे कि अगर जीएसटी लग गया है तो वो गवर्नमेंट तक पे कैसे होगा।
पहले 5 चार्जेबिलिटी के लिए हमने कोड बनाए जी साइट। जी से हमने सबसे पहले देखा, चेक करो जो भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन में आ रही है वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में है या नहीं। अगर गुड्स और सर्विसेज में कवर नहीं हो रही तो जीएसटी लगाने का मतलब ही पैदा नहीं होता, फिर चाहे उसकी सप्लाई होती रहे बाय टैक्सेबल पर्सन। लेकिन अगर वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में है तो अगला एस से टेस्ट करना कि उसकी सप्लाई हुई या नहीं। सप्लाई हुई तो आई से फिर आप देखेंगे वो सप्लाई इंटर है या इंट्रा, सो एज टू डिटरमिन हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएं या आईजीएसटी लगाएं। एंड देन फिर आई के बाद टी से हम देखेंगे वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन द्वारा हुई या नहीं, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी लगने का मतलब नहीं होता, बट अगर रजिस्टर्ड है तो फिर लास्ट ई से आपको देखना है वो किसी एग्जेम्पशन में तो नहीं आ रहा। अगर किसी एग्जेम्पशन में नहीं आ रहा जो सरकार ने नोटिफाई की है तो ही जीएसटी लगेगा। और अगर जीएसटी लगेगा तो अगले 4 सवाल हैं, कितने वैल्यू पे लगेगा, उसको हम वी से वैल्यूएशन के अंदर देखेंगे। वैट आई में वी से हो गया वैल्यूएशन, ठीक है। देन उसके बाद ए, वैट आई का ए हमें बताएगा असेसी, जो हमें समझाएगा कि ये जो वैल्यू पे जीएसटी निकाला है उसको गवर्नमेंट को पे किसको करना है। फिर वैट का टी से हम देखेंगे कि असेसी को अपनी जीएसटी की किताबों में जीएसटी कंप्यूट किस दिन करना है, वो एक पर्टिकुलर दिन होगा जिसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। एंड फाइनली आई से हमने 7 सब टॉपिक्स बना लिए, आई एम एंड 4 टाइम्स आर, जिसमें पहले आई से हम देखेंगे कि असेसी को इनवॉइस इश्यूज करनी होगी, उस इनवॉइस के बेसिस पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। हमने लास्ट में सब टॉपिक फर्दर बना दिए, 7 सब टॉपिक्स, आई एम 4 टाइम्स आर। पहले आई से हमने देखा सर इनवॉइसेस इशू होनी जरूरी है, दूसरे आई से देखा इनवॉइसेस के बेसिस पे हम आईटीसी लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर हमने एम से देखा मैनर ऑफ पेमेंट, वो पेमेंट कैसे जाएगी। एंड देन फर्दर 4 आर से हमने सबसे पहले देखा कि असेसी जो भी लायबल होगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका एक प्रोसेस होगा। फिर दूसरे आर से हम देखेंगे कि भाई साहब उसको रिकॉर्ड्स वगैरह किताबें बनानी पड़ेंगी कुछ तरीकों में। फिर हम तीसरे आर से देखेंगे उस असेसी का कुछ रिटर्न्स वगैरह मंथली, क्वार्टरली, एनुअली बेसिस पे फाइल करनी होगी। और लास्ट में अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस टैक्स पे कर दिया है तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इस इंट्रोडक्शन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं एंड देन वील टेक्निकली स्टार्ट आवर जीएसटी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।